इस फुटेज के पीछे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीक्रेट छुपा है। साल 1981 में हाई स्कूल चीयर लीडर्स का एक ग्रुप फुटबॉल टीम को चीयर कर रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई उन पर नजर रखे हुए है और बहुत ध्यान से अपना अगला टारगेट चुन रहा है। ऐसा लगता ही नहीं था कि हमारी दुनिया में कुछ भी बुरा हो सकता है। रिवर ओक्स चैंपियनों का घर तो है, लेकिन यहाँ एक अफवाह भी पल रही है जो हर बार बताए जाने पर और बड़ी होती जा रही है। हमें अंदाजा ही नहीं था कि बाहर ऐसा दरिंदा घूम रहा है। एक के बाद एक सारे विक्टिम्स का कनेक्शन सब एक ही तस्वीर से जुड़ा है। वो उस तस्वीर में देखकर तय करता है कि अगला शिकार कौन होगा। जहाँ पिस्तौलें तेजी से बिक रही हैं, वहीं घबराए लोगों के पास दरवाजे बंद करके घरों में ही रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कोई कहता है 7, कोई 8, कोई 9 और पुलिस इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। आप इसे लॉजिकली नहीं देख रहे दोस्त, आप इसे भावनाओं में बहकर देख रहे हैं। पुलिस जानबूझकर पब्लिक से इंफॉर्मेशन छुपा रही थी और सबको अंधेरे में रख रही थी। लेकिन 3 चीयर लीडर्स अब थक चुकी थीं और उन्होंने मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया। पर वो जितना ज्यादा सर्च करती, उन्हें उतना ही रियलाइज होता कि मर्डरर उनकी सोच से भी ज्यादा करीब था। अब दोस्तों को बचाना और किलर का सामना कर उसे पकड़वाना उन्हीं के हाथ में था। ये टेक्सास की हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक बनने वाला था और 3 दशक बाद भी रिवर ओक्स के चीयर लीडर किलर के खिलाफ ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। रिवर ओक्स में फ्राइडे नाइट की बात है और चीयर लीडर्स पड़ोस के फोर्ट वर्थ के बॉसवेल हाई स्कूल के एक बड़े गेम के लिए रेडी हो रही थीं। जब रीथा स्ट्रैटन, लिसा टिकनर और बाकी का स्क्वाड वहां जा रहा था, तब 16 साल की सूजन ब्राउन अपनी दोस्त रॉक्सी, जो खुद एक चीयर लीडर थीं, उनका वेट कर रही थीं कि वो उन्हें पिक करने आए। मैं 1980 के फॉल में जूनियर थी और रीथा स्ट्रैटन के साथ चीयर लीडर थी। उस टाइम मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं था, तो मुझे लिफ्ट चाहिए थी। मेरे पेरेंट्स अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए थे। उस दिन मेरी दोस्त रॉक्सी मुझे पिक करने आने वाली थी। रॉक्सी को देर हो रही थी। सूजन यूनिफॉर्म पहने बेचैनी से दरवाजे पर खड़ी वेट कर रही थी कि तभी किचन में लगे फोन की घंटी बजी। उसे सुनाई दे रहा था कि लाइन के दूसरी तरफ कोई है और कई बार हेलो बोलने के बाद एक मर्दाना आवाज ने पूछा कि क्या उसके पेरेंट्स घर पर है। जैसे ही उसने नहीं कहा, लाइन तुरंत कट गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर बजा। सूजन को लगा वही अजीब आदमी होगा, पर दूसरी तरफ अपनी बहन की आवाज सुनकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन उससे कुछ मिनट बात करने के बाद उसे अपने घर के मेन डोर के खुलने की आवाज आई। सिर्फ 7000 की आबादी और ना के बराबर क्राइम वाले रिवर ओक्स में कोई भी अपना दरवाजा लॉक नहीं करता था। उसने अपनी बहन को होल्ड करने को कहा, रिसीवर को नीचे रखा और दरवाजे के पास बढ़ी। जो उसने देखा, उसने उस टीनेज लड़की के होश उड़ा दिए। कमरे के बीच में रेड मास्क पहने हुए एक लंबा शर्टलेस आदमी खड़ा था, जिसकी जीन्स की जिप खुली थी। सुजन तुरंत घूमी और भागी, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसे रोना बंद करने को कहा और सुजन के साथ जबरदस्ती की। सुजन बिना कुछ बोले सब सहती रही जब तक कि उस आदमी को फोन रिसीवर से हल्की आवाजें नहीं आईं। सुजन की बहन अभी भी लाइन पर थी। ये रियलाइज करके कि वो अकेले नहीं है, उसने सुजन को एक तरफ धक्का दिया और भाग गया। सुजन जितना जल्दी हो सके खड़ी हुई ताकि अपने अटैकर की एक झलक देख सके, पर बाहर अंधेरे में उसे सिर्फ दूर जाती हुई एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। पुलिस कुछ देर बाद वहां पहुंची। वो मुझे अस्पताल नहीं ले गए। उन्होंने रेप किट का इस्तेमाल नहीं किया। वो सब नहीं किया जो करना चाहिए था और आज तक ये मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। ये थी मेरी वो फ्राइडे नाइट और मैं यहाँ से मेरी जिंदगी बदल गई। 2 दिन बाद मंडे को सुजन ऐसे स्कूल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके पूरे स्क्वाड को लग रहा था कि उसने पिछले फ्राइडे का गेम छोड़कर उन्हें धोखा दिया है। हमें सूजन पर काफी गुस्सा आ रहा था। हम सोच रहे थे कि यार कहीं ना कहीं से तो लिफ्ट ले ही लेनी चाहिए थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्यों नहीं आई। आखिरकार उनके चीयर लीडिंग स्पॉन्सर को बीच में आकर कहना पड़ा, देखो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो अब ये सब बंद करो और इस बारे में उससे कोई सवाल मत पूछना। स्पॉन्सर की बात मानकर लिसा और बाकी लड़कियों ने सुजन से दूरी बना ली, लेकिन इस खामोशी ने सुजन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। रेप तब एक ऐसी चीज थी जैसे, ओह तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं बस नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ पता चले। सुनने में खराब लगेगा, लेकिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो इस बात को दबाना चाहती थी।
तो जहां तक बात है कि हमने इसे कैसे हैंडल किया, हमें इस बात की ज्यादा चिंता थी कि उस साल हमारा प्रॉम कहां होगा। यहाँ तक कि पुलिस ने भी जल्दी ही केस छोड़ दिया। कोई सस्पेक्ट और कोई सबूत न होने की वजह से उन्होंने अटैकर को ढूंढने की जिम्मेदारी सूजन पर ही डाल दी। उन्होंने समझाया कि क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस अक्सर किसी जान पहचान वाले के द्वारा ही होता है, तो वो नजर रखें और कोई अजीब बिहेव करते हुए दिखे तो उन्हें कांटेक्ट करें। जब मैं वापस चीयरिंग करने गई तो मुझे लगा शायद स्टैंड्स में कोई बैठकर मुझे देख रहा है। मैं चीयर लीडिंग तो कर रही थी, पर मेरे दिमाग में मैं स्टैंड्स में बैठे हर एक इंसान को देख रही थी, हर एक को। और फिर बाकी रेप्स शुरू हुए। भले ही बाकी चीयर लीडर्स को असलियत नहीं पता थी कि सूजन के साथ क्या हुआ था, पर अफवाहें तब फैलने लगीं जब उस साल के आखिर में एक 35 साल की जूनियर कोच और एक 19 साल की फॉर्मर चीयर लीडर पर भी बिल्कुल वैसे ही अटैक हुआ। ब्रेक इन से ठीक पहले दोनों को अजीब फोन कॉल्स आए थे और दोनों पर एक लंबे रेड मास्क पहने आदमी ने अटैक किया था। पिछले कुछ महीनों में रिवर ओक्स की कम से कम 3 यंग वुमेन पर अटैक और रेप हुआ है। इनमें से एक माँ थी, एक पीवी लीग चीयर लीडर एडवाइजर और सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम। अक्टूबर में उन पर उनके घर रिवर ओक्स में अटैक हुआ था। उसने मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा छीन लिया है जिसे वो कभी बदल नहीं सकता, जिसे वो कभी लौटा नहीं सकता, क्योंकि जो उसने मुझसे लिया है वो मैं कभी वापस नहीं पा सकती। इस महिला ने खुद को घर में कैद कर लिया है। ये अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से डरती हैं, फिर भी वो सेफ फील नहीं करती और शायद ही कभी फील कर पाएंगी। क्योंकि पिछले 2 अटैक्स के बीच सिर्फ 1 महीने का गैप था, पूरी कम्युनिटी को डर के माहौल में होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इस केस को पब्लिसाइज न करने का फैसला किया। जिंदगी ऐसे चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और सीनियर चीयर लीडर्स जैसे रीथा और लीसा हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। 7 दिसंबर 1981 को काम की एक लंबी शिफ्ट के बाद लीसा देर से घर पहुंची, थकी हुई और इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो कितने बड़े खतरे में थी। ये वही टीनेज मेंटालिटी होती है ना कि ये सब मेरी दुनिया को अफेक्ट नहीं करता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सोने से पहले उसने अपनी माँ को चेक किया, जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से पीड़ित थीं और लिविंग रूम में बेडरिडन थीं, चलने या बोलने के काबिल नहीं थीं। लीसा ने उन्हें गुड नाइट कहा, अपने कमरे में गई और जल्दी ही सो गई। लेकिन उसकी नींद तब टूट गई जब एक लंबे रेड मास्क पहने आदमी ने उसका दरवाजा खोला, उसकी शीट्स हटाई और उस 18 साल की लड़की का गला पकड़ लिया। उस वक्त इतने बड़े खतरे में होने के बाद भी लिसा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता था कि उसने मेरी माँ को मार दिया है या नहीं। फिर फुसफुसाते हुए उसने कहा, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा अगर तुम वही करोगी जो मैं कहता हूँ। उसकी बीमार माँ से महज कुछ मीटर्स की दूरी पर उस मास्क मैन ने लिसा का रेप किया। रेप करने के बाद उसने लिसा को धकेला और बाहर निकल गया। लिसा उसके पीछे जाने के लिए तुरंत घूमी और हॉलवे से वो ये देखकर शॉक्ड हो गई कि उसने बिना किसी परवाह के उसकी माँ के ठीक सामने अपना मास्क उतार दिया। ये बात कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया वो मेरी माँ के पास से निडर होके गुजरा, इसकी फिक्र किए बिना कि वो किसी को कुछ बता पाएंगी या उसके पीछे आएंगी या उसका मुकाबला करेंगी। मैंने अपनी मॉम से पूछा, क्या आप ठीक हैं? और उन्होंने पूछा वो कौन था, और मुझे उस वक्त पता था कि मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ था, तो मैंने बस कह दिया वो बस एक दोस्त था, सब ठीक है। सेफ्टी सुनिश्चित करने के बाद लीसा रोने लगी और मदद के लिए उसने एक दोस्त को कॉल किया। मुझे याद है कि मैंने लीसा से उसके रेप के बाद बात की थी। मैं शॉक में था और उसके लिए बहुत दुख हो रहा था। मेरा मतलब वो मेरी दोस्त थी, पर सूजन पर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैंने उस टाइम दोनों बातों को कनेक्ट नहीं किया। लेकिन जल्दी ही इस कनेक्शन को इग्नोर करना नामुमकिन हो गया। अगले ही दिन रॉक्सी की बहन का भी घर में रेप हो गया, जिससे वो 5वीं विक्टिम बन गई। सभी किसी न किसी तरह उनके चीयर लीडिंग स्क्वाड से जुड़ी थीं। जैसे जैसे उस मास्क्ड मैन के अटैक्स बढ़ते गए, लीसा और सूजन ने शांत बैठकर पुलिस का वेट करने से मना कर दिया। इसके बजाय लीसा ने मामला अपने हाथों में लिया और खुद जाकर उन बहनों से सवाल किए। पता चला कि उसकी शर्ट, उसकी बॉडी बिल्ड, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर था। जीन्स भी वही थी। साफ था कि ये वही एक इंसान था। जब लड़कियां अपने अटैक्स को कंपेयर कर रही थीं, तब एक अजीब बात सामने आई। वेस्ली मिलर, जो रॉक्सी का बॉयफ्रेंड था, वह कमरे में उनके ही साथ था, और जब उन्होंने मास्क मैन की तरह बॉडी बिल्ड वाले किसी इंसान के बारे में सोचा तो उनका ध्यान वेस्ली पर ही गया। और हमने बस उसके डैड से कहा कि उसकी बिल्ड बिल्कुल वेस्ली जैसी है और आर्म्स भी वेस्ली जैसे हैं, और उन्होंने कहा, वेस्ली इधर आओ, और कहा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उन्होंने उसका हाथ आगे किया और कहा, तुम्हारा मतलब है बिल्कुल ऐसा है? और हमने कहा हाँ, और वेस्ली ने अपना हाथ झटके से पीछे किया और बिना एक शब्द बोले ऊपर चला गया। यहाँ तक कि रॉक्सी, जो वेस्ली की गर्लफ्रेंड थी, उसको भी अब डाउट होने लगा था।
और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है वेस्ली ऐसा कर सकता है? और हम दोनों ने कहा नहीं। इससे पहले कि लड़कियां आगे इन्वेस्टिगेट कर पाती, एक और विक्टिम सामने आ गई। मास्क्ड मैन ने एक पब्लिक लॉन्ड्रोमैट में दिन दहाड़े एक विमेन पर अटैक किया और जब वहां से गुजरने वालों ने नोटिस किया तो वो भाग गया। हर नए अटैक के साथ डर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार पूरी कम्युनिटी ने लोकल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक क्राइम प्रिवेंशन हियरिंग को हाईजैक कर लिया ताकि उनके इनएक्शन और पब्लिक को वार्न न करने के लिए उन्हें कन्फ्रंट किया जा सके। कई लोगों ने पुलिस विभाग पर पिछले कुछ महीनों में लगभग आधा दर्जन रेप्स को छुपाने या पूछने वाले रेजिडेंट से झूठ बोलने का आरोप लगाया। अगर इसी वीकेंड ये सब ना हुआ होता तो हमें रिवर ओक्स में हो रहे इन रेप्स के बारे में भनक तक नहीं लगती। हम अंधेरे में ही रहते बशर्ते कोई पड़ोसी या कोई और आकर हमें खुद न बताता। आप इसे लॉजिकली नहीं देख रहे दोस्त, आप इसे भावनाओं में बहकर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक संवेदनशील मुद्दा है और सच कहूँ तो मैं आज रात इस पर बात भी नहीं करना चाहता था। आप हमारी क्राइम प्रिवेंशन हियरिंग सुनने नहीं आए, आप एक बलात्कार की घिनौनी तफसील सुनने आए। क्या ये सच नहीं है? नहीं। पुलिस चीफ ने ऑडियंस से कहा कि वो हमेशा पब्लिक को हर बात नहीं बता सकते, लेकिन इससे रेजिडेंट सेटिस्फाई नहीं हुए, जिन्हें लग रहा था कि वो खतरे में है, क्योंकि पुलिस ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि रिवर ओक्स में एक रेपिस्ट खुला घूम रहा है। कुछ समय के लिए पूरी कम्युनिटी ने अपनी सेफ्टी खुद शुरू कर दी। फायर आर्म्स की सेल्स बढ़ गई और एक अनऑफिशियल कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों के लिए अटैक्स बंद हो गए। जैसे जैसे तनाव कम हुआ, लोगों की सावधानी भी कम होती गई। उसी दौरान रीथा अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड एमी मूडी के साथ शिफ्ट हो गई। हम सतर्क थे। हमने रात में अपना दरवाजा लॉक करना शुरू कर दिया था। हम थोड़े ऑन गार्ड थे। रीथा मेरे पेरेंट्स के घर से निकलकर वहाँ लॉन्ड्री करने जाती थी। उस हफ्ते वो घर गई थी और जब वो निकल रही थी तो मेरे डैड ने उससे कहा, रीथा संभल कर रहना, क्योंकि वो लड़का जिसने तुम्हारे दोस्तों पर अटैक किया था वो अभी भी बाहर है। बाहर बुरे लोग हैं। और उसने कहा, डैडी उसे पहले मुझे मारना पड़ेगा, वो मेरा रेप कभी नहीं कर पाएगा, उसे पहले मुझे मारना पड़ेगा। थर्सडे 21 जनवरी 1982 एमी शाम को काम से घर लौटी और ड्राइववे में रीथा की कार के पास अपनी गाड़ी पार्क की। पर कुछ अजीब था, उनके अपार्टमेंट का मेन डोर पूरा खुला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एंट्रेंस पर ही रुक गई, लेकिन अंधेरे अपार्टमेंट में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे के अंदर हाथ डालकर लाइट ऑन की और वहां हर जगह बस खून ही खून था। कारपेट पर, दीवारों पर, हर उस जगह जहां आप देख सकते थे। एमी मदद के लिए पड़ोस में रहने वाली अपनी बहन के पास भागी। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और दोनों वापस अपार्टमेंट आईं। लिविंग रूम में खून पर पैर रखने से बचते हुए जब वो आगे बढ़ी तो एमी ने एक चीज नोटिस की। दरवाजे के आगे एक साफ ट्रेल थी। खून की वो ट्रेल रीथा के कमरे की तरफ जा रही थी। तो हम उस तरफ गए और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे अलमारी में ठूंसने की कोशिश की थी, पर दरवाजा बंद नहीं हुआ। उसकी कलाइयां कटी हुई थीं, चाकू अभी भी उसके सीने में धंसा हुआ था। मुझे याद है मैं सोच रही थी, ये मर नहीं सकती, मुझे बस इसके लिए मदद लानी है। एमी ने तुरंत पुलिस और रीता की फैमिली को कॉल किया। कुछ ही देर में पूरी जगह को पुलिस टेप से ब्लॉक कर दिया गया और नेबर्स और फैमिली मेंबर्स साइड वॉक पर जमा हो गए। पर निकलने से पहले रीथा के फादर के पास एक और इंसान था जिसे ये दुखद खबर देनी थी। मैं टूटी नहीं, मैंने रोना शुरू नहीं किया। मुझे तुरंत आंसर्स चाहिए थे, जैसे कि ये किसने किया? क्या ये वही इंसान है जिसने लड़कियों का रेप किया था? 18 साल की रीथा स्ट्रैटन की बॉडी थर्सडे को मिली। पूर्व चीयरलीडर को 38 बार चाकू मारा गया था। वो लड़की रिवर ओक्स में बड़ी हुई थी और अपने होम टाउन के पास फोर्ट वर्थ सिटी लाइन के अंदर रहती थी। वो काफी दबंग किस्म की थी, अपनी राय रखने में या जो मन में आए वो कह देने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। शायद यही बात काफी हद तक उसके साथ जो हुआ उसकी वजह बनी। मुझे लगता है उसने मुकाबला किया। रीथा एक फाइटर थी। डेनिस टिमन्स, वो डिटेक्टिव जिन्होंने रीथा के मर्डर के बाद केस हाथ में लिया, वो फोर्ट वर्थ के एक आउटसाइडर थे जो पिछले 1 साल से चल रहे मास्क्ड मैन के केस से अनजान थे। उन्होंने इसके बजाय क्राइम सीन पर फोकस किया। शरीर पर बहुत ज्यादा चोटें थीं। जिसने भी रीता को मारा उसने हद पार करती थी और उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे कह रही हो, मेरा बदला लो, मुझे इस तरह नहीं मरना था, मेरी मदद करो। अभी डीएनए प्रोफाइलिंग कई साल दूर थी, यानी इन्वेस्टिगेटर के पास बस क्राइम सीन, लाश और कुछ संभावित गवाहों के अलावा कुछ खास नहीं था। एमी इस अनुभव के बाद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, तो टिमन्स ने उसे जाने दिया और सीन पर मौजूद बाकी लोगों का इंटरव्यू शुरू किया। जल्दी ही सारा शक उनके रेगुलर सस्पेक्ट रीथा के बॉयफ्रेंड
डेल किन्सन पर चला गया। हम सभी ने क्राइम शोज देखे हैं। सबसे पहले शक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड पर ही जाता है। लेकिन डेल किन्सन के वहां होने की वजह से मैंने डेफिनेटली उसे एक पॉसिबल सस्पेक्ट के रूप में लिस्ट किया। वो घर पर अपने मॉम और डैड के साथ रहता था। सिर्फ एक वक्त ही ऐसा था जब वो अपने पेरेंट्स से दूर था, और वो तब जब वो क्लीनर्स गया था और उसी वक्त ये क्राइम हुआ था। तो इसने उसे रूल आउट कर दिया। छोड़े जाने के बाद डेल के साथ रीथा की बहन रोना भी जुड़ गई। साथ मिलकर उन्होंने भी पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की। कई विटनेसेस ने शाम लगभग 5 बजे रीथा और एमी के अपार्टमेंट के सामने एक रेड ट्रक खड़ा हुआ देखा था। डेल सिर्फ एक ही ऐसे इंसान को जानते थे जो चीयर लीडर्स द्वारा दिए गए अटैकर के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था और रेड ट्रक चलाता था। फुटबॉल टीम का डिफेंसिव बैक वेस्ली मिलर। अजीब बात है, यह पहली बार नहीं था जब रीथा की बड़ी बहन ने यह नाम सुना था। रीथा के मारे जाने से कुछ हफ्ते पहले वो मुझे सारे रेप्स के बारे में बता रही थी, और मैंने रीथा से पूछा था, क्या बात है, ये कौन कर रहा है? और उसने कहा, वेल, मैंने बस इतना सुना है कि वो वेस्ली मिलर जैसा दिखता है। और मैंने कहा, ये वेस्ली मिलर कौन है? मैंने पहली बार उसका नाम सुना था। मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता थी, तो मुझे इसे चेक करना था। मुझे पता था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एक मर्डरर खुला घूम रहा है। वेस्ली मेरे और रीथा के साथ स्कूल जाता था। वो हैंडसम था, वो मिलनसार था। मैं कभी उसे देखकर ये नहीं कहती कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वेस्ली पर फोकस करने के बाद टिमेंस की इन्वेस्टिगेशन ने एक बड़ा टर्न लिया। मर्डर के अगले ही दिन उन्हें रॉक्सी, उस लड़के की गर्लफ्रेंड का कॉल आया। पिछली रात उसका बर्थडे था, और जब वेस्ली उसके घर पहुंचा तो उसकी जीन्स खून से लथपथ थीं, जिसके बारे में उसने बताया कि यह फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान हुआ था। हालांकि रॉक्सी को यकीन नहीं हो रहा था कि वेस्ली इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, पर वो अपनी बहन के लिए जस्टिस चाहती थी, जिसका महीनों पहले मास्क्ड मैन ने रेप किया था। बिना हिचकिचाए उसने वो खून से सनी जीन्स टिमेंस को सौंप दी। तो अब हमें पता था कि रीथा काम से घर कब आई। हमें पता है एमी को वो कब मिली। हमें पता है खून से लथपथ जीन्स पहने हुए वेस्ली रॉक्सी के घर कब पहुंचा था, जो वहां से 3 मिनट की दूरी पर था। सब कुछ एक पजल की तरह फिट बैठ गया। आज 19 साल के वेस्ली मिलर पर स्ट्रैटन के मर्डर का चार्ज लगाया गया। मिलर को पिछले साल उसके हाई स्कूल में बेस्ट ऑल अराउंड सीनियर चुना गया था, वही स्कूल जहां रीथा स्ट्रैटन चीयरलीडिंग करती थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वेस्ली मेरे रेपिस्ट के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। उसे पता था मैं उस रात घर पर थी, क्योंकि रॉक्सी मुझे पिक करने आने वाली थी। मेरे लिए सारी चीजें फिट बैठ गईं। सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा कि ये चीयरलीडर थी। आप फोटो को देखना शुरू करते हैं और सोचते हैं, ओह वेट, सूजन यहाँ है और लिसा वहाँ है। और फिर रॉक्सी थी। ऑफ कोर्स, रॉक्सी की बहन का रेप हुआ था। ये उसकी लाइनअप थी, और लेफ्ट साइड पे सारी चीयरलीडर्स थी। वेस्ली ने रेप्स में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया, पर सबूत सब खुद बयान कर रहे थे। न सिर्फ सीन पर और उसकी जीन्स पर मिला खून मैच हुआ, बल्कि उसके फिंगरप्रिंट्स भी वही थे जो एक रेप सीन से कलेक्ट किए गए थे। जिस मास्क्ड मैन को पूरे शहर ने चीयर लीडर स्लेयर कहना शुरू कर दिया था, आखिरकार उसकी पहचान हो गई थी। हालांकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसे रोकने की आने वाली लड़ाई 2 दशक से ज्यादा चलेगी। कस्टडी में आते ही वेस्ली ने गुनाह कबूल कर लिया और उसने रीथा के मर्डर के लिए गिल्टी प्लीड किया। 5 रेप चार्जेस, जिसमें कुछ माइनर्स थीं, और ऊपर से एक ब्रूटल मर्डर। सबको उम्मीद थी कि ट्रायल से तुरंत बिना किसी बहस के उम्र कैद की सजा हो जाएगी, पर चीजें इतनी सिंपल नहीं थीं। वेस्ली के हाथ एक एक्सीलेंट डिफेंस लॉयर लग गया, जिसने एक प्लान बनाया। जूरी को कन्विंस किया कि इस यंग क्लाइंट की पूरी जिंदगी आगे पड़ी है और ये मर्डर बस एक जवानी की गलती थी। जो चीज अल्टीमेटली वेस्ली के फेवर में गई, वो थी उसके लॉयर की वो एबिलिटी जिससे उसने रेप चार्जेस को मर्डर से अलग कर दिया, जिससे केस कमजोर हो गया और उसे कम सजा सुनाए जाने की गारंटी मिल गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि जब किसी ने अपना कन्फेशन दे दिया है कि उसने ये किया है, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे याद है मैं हमेशा डीए से पूछती थी उसे रेप केसेस में कब चार्ज किया जाएगा, और उस प्रोसेस के दौरान जूरी को ये जानने की परमिशन नहीं थी कि वह बाकी रेप्स में एक सस्पेक्ट है। ट्रायल शुरू होने से पहले ही उम्र कैद की सजा को घटाकर 25 साल कर दिया गया, जिसे विक्टिम्स और प्रोसिक्यूटर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे। और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, प्रोसीजर पूरी तरह से एक मजाक बन गया। रीथा के मर्डर के अलावा कुछ भी मेंशन करने की परमिशन ना होने की वजह से प्रोसिक्यूटर खुद को एक कोने में घिरा हुआ पाता है, जहां वेस्ली का डिफेंस अटॉर्नी उसे हर मोड़ पर पिछाड़ रहा था। और वेस्ली को एक डीपली इंग्रेन्ड टेक्सन बायस का फायदा मिला, एथलीट्स के प्रति नरमी। टेक्सास में फुटबॉल बहुत बड़ी चीज है, इससे कोई मुकर नहीं सकता। और कभी कभी फुटबॉल प्लेयर्स को जूरी से बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। हम उन्हें थोड़ी राहत देना चाहते हैं, उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। इस बात से फर्क पड़ता दिखता है कि वो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कहते सुनते हैं
कि वेस्ली में पोटेंशियल था, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था, पर लोग रीथा के पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करते। 21 अक्टूबर 1982 को वेस्ली के बाकी रेप्स से अनजान जूरी ने फिर भी वेस्ली मिलर को गिल्टी पाया, पर उसे सिर्फ 25 साल की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि जब जूरर्स को मिलर के पास्ट के बारे में पता चला तो उनके चेहरों पर दुख और पछतावा था। उस पर 2 रेप के मामलों में चार्जेस लगाए गए हैं और वो 8 साल में पैरोल पर बाहर निकल सकता है। हम सभी के लिए जो उसके विक्टिम्स थे, ये ऐसा था जैसे किसी ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा हो। आप चाहते हो अंत में न्याय मिले, मगर 25 साल तो ये हम में से किसी के लिए भी न्याय नहीं था। तो फिर मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ वो भी तो इसमें जुड़ेगा, फिर तब हम उसे पकड़ लेंगे क्योंकि उसे बाकी रेप्स की भी तो सजा होगी। वेस्ली को उनकी सजा मिले इसलिए लीसा और बाकियों ने कानूनी लड़ाई लड़ी। फिर भी वेस्ली सिर्फ एक ही रेप में दोषी पाया गया और इससे भी बुरा ये हुआ कि उसकी रेप की सजा मर्डर की सजा के साथ साथ चलेगी, मतलब उसकी तय सजा में एक भी दिन और नहीं जुड़ेगा। एक शॉकिंग खबर में रीथा स्ट्रैटन के ब्रूटल मर्डर के कन्विक्टेड वेस्ली वेन मिलर अपने ट्रायल के महज 2 साल बाद ही पैरोल के लिए एलिजिबल हो गया है। मैं वेस्ली के अगले विक्टिम के चेहरे पर देखकर ये नहीं कहना चाहती कि मैंने वो सब नहीं किया जो मैं कर सकती थी। उसको रिहा होने से रोकने की कोशिशों के बावजूद वेस्ली को अपनी सजा का सिर्फ 1/3 से भी कम सर्व करने पर ही पैरोल दे दी गई। हालांकि सर्वाइवर्स उसे कई काउंटीज से बैन करने में कामयाब रहे, पर रिहा होने के बाद उसने विचिटा फॉल्स में फिर से जुर्म कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, विचिटा फॉल्स की एक महिला अपने घर के बाहर एक डरावने एनकाउंटर के बाद रिकवर हो रही है। अथॉरिटीज का कहना है कि लॉरा बर्नार्ड पर उनके घर के बाहर हमला हुआ, पर वो बचने और खुद को अंदर लॉक करने में कामयाब रही। उनके हस्बैंड ने सस्पेक्ट का पीछा किया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने लॉरा से कहा कि कार की कीज लेकर आओ, फिर मैं भागकर कार में बैठ गया और हम रोड पर निकल गए। मैंने कहा मैं उसे नहीं देख सकती, नहीं देखना चाहती, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा तुम बस लाइसेंस प्लेट का नंबर ले लो। तब से वेस्ली जेल के अंदर बाहर होता रहा, या तो फिर से क्राइम करके या सेक्स ऑफेंडर रिहैबिलिटेशन से मना करके। जैसे ही उसकी 25 साल की सजा 2006 में खत्म होने के करीब आई, सर्वाइवर्स की लड़ाई समय के खिलाफ एक रेस बन गई। लीसा, सूजन और रोना चाहते थे कि स्टेट वेस्ली को एक सेक्सुअली वायलेंट प्रेडेटर के रूप में रिकॉग्नाइज करे। अगर वो कामयाब हो जाते तो उसे लाइफ के बाकी हिस्से के लिए मैंडेटरी सुपरविजन के अंदर रखा जाता, जिससे वो किसी और महिला को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। 23 अक्टूबर 2006 को आखिरकार वो टाइम आ गया जब फॉर्मर चीयर लीडर्स को कोर्ट में अपने अटैकर का सामना करना था। ये उसका बयान है जिसमें उसने बलात्कार की किसी भी जानकारी से इनकार किया और फिर सहानुभूति पाने की कोशिश में सजा में मिली नरमी को स्वीकार किया और रीथा के परिवार से माफी मांगी। अक्टूबर 1982 में आपको उस मर्डर का दोषी पाया गया था, सही है? हाँ। आपको 25 साल की सजा सुनाई गई? हाँ। क्या रीथा स्ट्रैटन के लिए यह सजा उचित थी? दरअसल नहीं। ऑब्जेक्शन। क्यों? ये उचित नहीं था क्योंकि मैं दोषी था और ये बहुत बड़ा जुर्म है। आपको लगता है सजा और ज्यादा होनी चाहिए थी? हाँ, मुझे लगता है 25 साल बहुत कम है। क्या आप रीथा के परिवार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। क्या? मैं माफी मांगता हूँ और चाहता हूँ वो माफ कर दे। रोना सालों से कोर्ट में वेस्ली के सामने कई बार बैठी थी, पर वेस्ली ने हियरिंग में अपने आखिरी बयान में पूछे जाने तक कभी पछतावा नहीं दिखाया था, ना ही उसकी फैमिली से माफी मांगी थी। उसके पास ऐसा करने के लिए 25 साल थे, पर पहले उसने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। कोर्ट रूम में सुजन के साथ बैठने से पहले 48 आवर्स शो की एरन मोरियार्टी ने उन दोनों से उनके जीतने के चांसेस के बारे में पूछा। क्या आप मेंटली और इमोशनली इस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि आप शायद ना जीते? हम शायद ना जीते, पर कोर्ट में सब कुछ कह दिया गया है, सब कुछ रैप अप हो चुका है और अब फैसला जूरी के हाथ में है। रीथा को उनसे छीन लिए जाने के बाद लीसा, सुजन और रोना ने वादा किया था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसका किलर सलाखों के पीछे ही रहे। वो न सिर्फ दुनिया को वेस्ली का असली चेहरा दिखाना चाहते थे, बल्कि रीथा के जाने पर उसे एक ट्रिब्यूट भी देना चाहते थे। मुझे उम्मीद है रीथा को पता होगा कि कब्र उसकी कहानी का अंत नहीं थी और हम उसकी कहानी को जिंदा रखेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि वेस्ली मिलर किसी और को हार्म ना करे। अपनी इन कई लीगल बैटल्स के बीच लीसा 3 बच्चों की एक प्राउड मॉम बन गई। रोना टेक्सास सिविल कमिटमेंट ऑफिस के गवर्निंग बोर्ड में शामिल हुई और सूजन एक फॉरेंसिक जीनियोलॉजिस्ट बन गई, जिन्होंने कई कोल्ड केसेस सॉल्व किए। हियरिंग के फाइनल फेज के दौरान तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ बैठी थी जब जूरी ने वेस्ली का जजमेंट सुनाया। जूरी, क्या आप बिना किसी शक के पाते हैं कि वेस्ली मिलर एक ऐसी बिहेवियरल एब्नॉर्मैलिटी से जूझ रहा है जो उसे सेक्सुअली वायलेंट एक्ट्स करने पर मजबूर करती है? जवाब हाँ। तीनों दोस्तों के पक्के इरादों ने सिस्टम को एक्शन लेने पर मजबूर किया और सुनिश्चित किया कि वेस्ली जिंदगी भर के लिए सिविल कमिटमेंट में ही रहे। इस मुश्किल जीत ने साबित कर दिया
कि नामुमकिन हालात के खिलाफ भी न्याय की जीत हो सकती है। क्या ये पल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? बहुत राहत मिली है। ये बड़ा वैलिडेशन है। हम जीत गए। मतलब सच है। जीत गए। वो सच में वहाँ उसके साथ यौन उत्पीड़न करने आया था। बाय। और उसकी हत्या कर दी। वो इसकी हकदार नहीं थी और मेरे साथ बलात्कार हुआ और मुझे पता था कि वो वही था और अब उसे इसका जवाब देना होगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।